अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, और दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दी थी होमवर्क के लिए कि घर पर आप लोग देखेंगे। तो कितने बच्चों ने इसको देखा? फर्स्ट क्लास है आपकी। अच्छा, तो आप ये जो पहले की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आपको देखना पड़ेंगी, तो फिर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है बेटा? अच्छा, तो इन एग्जाम्पल्स को पहले देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली जो एग्जाम्पल है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ TC pension scheme for the year to March 31st 2023 together with supporting calculations। तो आए इसको जरा हम रीड भी करते हैं। और तो क्या आपको बोर्ड नजर आ रहा है या कोई लाइट्स ऑफ करूं? ठीक है। आए इसको पढ़ते जाते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। TC has a defined benefit pension plan and prepares financial statements to 31st March each year. The following information is relevant for the year ended 31st March 2023. Net pension obligation as at 31st March 2023। अच्छा, तो year end क्या है भाई? इसको थोड़ा जरा हाईलाइट कर लेते हैं। The net obligation at 31st March 2023 was $55 million। यानी कि ये क्लोजिंग नेट पेंशन ऑब्लिगेशन हो गई। At 31st March 2002 the net pension obligation was $48 million। ये ओपनिंग हो गई नेट पेंशन ऑब्लिगेशन। पिछले साल की क्लोजिंग, इसका मतलब इस साल की ओपनिंग। Comprising the present value of the plan obligation is stated at $100 million together with the plan assets stated at fair value of $52 million। तो हम देख भी सकते हैं कि जब हम इन दोनों को नेट करेंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा सर। ऐसा है? ठीक हो गई बात, जबरदस्त। The discount rate relevant to net obligation was 6.25% and the actual return on plan assets for the year was $4 million। क्या करेंगे इसका? बहुत सिंपल है। इसमें हमने करना क्या होगा, हमारे पास जो डिस्काउंट रेट गिवन है वो कितना गिवन है? 6.25। तो हम नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट इसी 6.25 की मदद से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें तो एक्चुअल इंटरेस्ट भी गिवन है, एक्चुअल रिटर्न भी गिवन है। तो जो एक्चुअल फिगर्स हैं या जितने भी रीमेजरमेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारे रीमेजरमेंट कंपोनेंट्स उस बैलेंसिंग फिगर के अंदर अकाउंट फॉर हो जाते हैं, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है? यानी कि सर हम तो जो गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का डिस्काउंट रेट होगा उसी की बेसिस के ऊपर नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट P&L में लेकर जा रहे होंगे। अब अगर उसमें वैल्यूएशन में, फेयर वैल्यूएशन में, एसेट्स की वैल्यूएशन में, ऑब्लिगेशंस की वैल्यूएशन में जो भी ऊपर नीचे अनयूजुअल मूवमेंट्स होंगी वो सारी के सारी रीमेजरमेंट कंपोनेंट के अंदर अकाउंट फॉर हो जाएंगी। ठीक है बेटा? तो हमने P&L में किस रेट पर लेकर जाना है? हमने P&L में इस रेट पर लेकर जाना है। और ये जो एक्चुअल रिटर्न है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम अप्लाई क्या करेंगे, किस रेट को किस अमाउंट पर अप्लाई करेंगे? जरा मुझे बताओ, ओपनिंग नेट ऑब्लिगेशन कितनी है? $48 मिलियन है। उस $48 मिलियन पर 6.25% को अप्लाई कर दो।
कितना बनता है बोलो? पूरा 3? अच्छा भाई. And the actual return on plan assets for the year was $4 million. Current service cost was $12 million. क्या करेंगे? करंट सर्विस कॉस्ट को सर हम बिल्कुल लेंगे और कहाँ ले जाएंगे? At 31st March 2003, TC granted additional benefits to those currently receiving the benefits that are due to vest over the next 4 years and which have a present value of $4 million at that date. They were not allowed in the original actuarial assumptions. किन की बात हो रही है? एडिशनल बेनिफिट्स ग्रांट कर दिए, कुछ अमेंडमेंट्स हो गई लग रहा है, ऐसा है या नहीं है? टीसी ने एडिशनल बेनिफिट्स ग्रांट कर दिए, जिनको अभी हम बेनिफिट्स दे रहे थे अंडर द प्लान, उनको कुछ मजीद एडिशनल बेनिफिट्स ग्रांट कर दिए. तो इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट सर्विस कॉस्ट. सिंपल. ठीक है. तो सर पास्ट सर्विस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो ये भी कहां चली जाएगी? During the year, TC made pension contributions of $8 million into the scheme, and the scheme paid pension benefits in the year amounting to $3 million. क्या करें? Contribution made to the fund. So this will result in reduction of liability. ऐसा ही है? And the scheme paid pension benefits in the year amounting to $3 million. क्या करें? सर इसका no effect होगा because these are payments from the fund. These are payments from the fund. ठीक है? अच्छा, तो हमने कहा सर नेट ऑब्लिगेशन है, तो ये आपके पास P&L में एज एक्सपेंस चला गया, ये आपके पास P&L में एज एक्सपेंस चला गया, ये आपके पास P&L में एज एक्सपेंस चला गया. $8 मिलियन से रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हो गई और $3 मिलियन का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो क्या ये बातें सबको समझ आ रही हैं? इसे हम देख भी सकते हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा. खैर, ठीक है. नेट ऑब्लिगेशन, फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट, करंट सर्विस, पास्ट सर्विस कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू द प्लान, और फिर हमें पता है कि इन सब के बाद हमारे पास क्या आ जाती है? रीमेजरमेंट की फिगर. क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी मौजूद है, ये सारे कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास निकल कर आ जाएगी एज ए रीमेजरमेंट फिगर. हमने कहा सर दिस रीमेजरमेंट फिगर अकाउंट्स फॉर ऑल द अनयूजुअल मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल एनी चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन, उसका इम्पैक्ट भी किसमें ही है? इस बैलेंसिंग फिगर में. प्लान एसेट्स ने कुछ अनयूजुअल रिटर्न अर्न कर लिया, या प्लान एसेट्स का रिटर्न कुछ कम हो गया, उसकी भी अनयूजुअल मूवमेंट सारी किसके अंदर चली गई? रीमेजरमेंट कंपोनेंट के अंदर चली गई. और ये रीमेजरमेंट कंपोनेंट क्या हम P&L में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर, ये कहाँ जाता है? ये जाता है OCI में, क्योंकि सर हम नहीं चाहते कि ऐसी अनयूजुअल मूवमेंट्स हमारे P&L में जाएं. सो दिस रीमेजरमेंट कंपोनेंट गोज इन OCI. सिंपल इज इजी इज दैट. क्लियर है ये सवाल? आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं. हम कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट से इस IAS 19 को हम कवर कर लें, इसकी सारी एग्जांपल्स देख लें. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, आज अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं विद ऑल एग्जांपल्स, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा
टारगेट ये होगा कि इससे रिलेटेड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में जहां जहां IAS 19 टेस्ट हुआ है, जहां जहां भी, उसको हम देख लें और इस IAS 19 को तबीयत से हम खत्म कर दें, ठीक है। और IAS 19 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में 5-6 जगह पर टेस्ट हुआ है रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर, एट 5-6 प्लेसेस, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम वो 5-6 जगहों पर जहां जहां ये IAS 19 टेस्ट हुआ है, हम उसको भी डन एंड डस्टेड कर देंगे ताकि ये स्टैंडर्ड हमारा तबीयत से खत्म हो जाए। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर ग्रुप्स के अंदर पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप या जो ग्रुप अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर भी ये IAS 19 इन्वॉल्व है, लेकिन उससे कोई परेशान होने की बात तो है ही नहीं। ये ऐसा ही है कि ग्रुप अकाउंटिंग एक ट्रेन चल रही है, उसके साथ कोई स्टैंडर्ड ट्रेन के डब्बे की तरह अटैच कर दिया गया, तो आपको तो वो IAS आ गया है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई मसला नहीं है। अभी IAS 19 स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर हो रहा हो या ग्रुप अकाउंटिंग या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर हो रहा हो, आपके सिर पे क्या फर्क पड़ता है। व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्ट्स, व्हेन यू नो द ट्रीटमेंट, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आज हाईलाइट भी कर दूंगा और आप कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कम से कम घर पर एक दफ़ा पढ़कर ज़रूर आएँ, ठीक है। फिर हम क्लास में करेंगे ताकि हमारे क्लास में कम टाइम लगे और हम कम टाइम के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये एग्जांपल हमारी हो गई थी, तो अगली कौन सी एग्जांपल थी, ज़रा वो भी बता दो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, चलिए बड़ी आसान सी है। अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि हम डिस्कस कर लेंगे और फिर सोल्यूशन आप लोग घर पे भी देख सकते हैं। हम डिस्कस कर लेंगे और फिर आप लोग घर पर इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा पहले और फिर इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। Discuss the correct accounting treatment of above transaction in the financial statements of Mickleover for the year ended 30th June 2004। तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अच्छा देखो मेरे बच्चों, SBR के अंदर खास तौर पर एग्जामिनर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे ज्यादा मांगता है, इसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दें। या ऐसा होगा कि सवाल के अंदर आपको रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ होगा, या तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, सिनेरियो दिया हुआ होगा और उसके अंदर गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ होगा और आपसे सवाल में कहा गया होगा कि प्लीज एडवाइज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्लीज इवैल्यूएट द कमेंट्स ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, इस तरह से कोई आपको बात की गई होगी। तो आपको अपनी नॉलेज की बेसिस पर, अपनी नॉलेज की रोशनी में, जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज है, यू हैव टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू एडवाइज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऐसा ही। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू should be very much able to draft the answer. Discuss the correct accounting treatment of the above transaction in the financial statements of Mickleover for the year ended 30th June 2004. On 1st of July 2003, Mickleover started a defined benefit pension scheme for its employees and immediately contributed $4 million cash into the scheme. इसका मतलब सर ये पहला साल है और ये पेंशन ऑब्लिगेशन फंड, ये जो पेंशन की स्कीम है, इसी पहले साल में स्टार्ट हो रही है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ओपनिंग लायबिलिटी क्या होगी? आपका नाम क्या बेटा? आपका चलिए, आपके पीछे आपका शाहजेब। शाहजेब, क्या आप बता सकते हो कि ओपनिंग नेट ऑब्लिगेशन क्या होगी? 0। प्लान ही अभी स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं हमारी, पहला साल है, आज ही हमने अनाउंस किया है और ओपनिंग ऑब्लिगेशन क्या है? 0। जबरदस्त। एंड इमीडिएटली कॉन्ट्रीब्यूटेड $4 million कैश इनटू द स्कीम। जरा देखना इधर हो क्या रहा है। मैंने कहा सर ये कंपनी है और ये डिफाइंड बेनिफिट फंड है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। ओपनिंग ऑब्लिगेशन तो हो गई 0 और स्टार्ट होते के साथ ही शुरू में ही कितना कंट्रीब्यूट कर दिया?
कहाँ चला गया ए? जी ये रहा $4 million कैश। तो हमने कहा सर स्टार्ट से ही कितना कंट्रीब्यूट हो गया? $4 million। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर स्टार्ट से ही ये एसेट्स आ गए फंड में? और क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये स्टार्ट से ही एसेट फंड में आ गए तो अब नेट इंटरेस्ट का कंपोनेंट इस पर लग जाएगा? एक्सपेंस होगा या इनकम? आप बताओ। इनकम। ओपनिंग में ऑब्लिगेशन है नहीं और स्टार्ट होते के साथ ही कंट्रीब्यूशन चला गया जो हमारा एसेट है, तो अब जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा वो क्या है? एक्सपेंस या इनकम? ऑब्लिगेशन पर इंटरेस्ट रेट लगता है तो वो क्या होता है? एक्सपेंस। और अगर ओपनिंग में एसेट्स होंगे उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा तो वो क्या होगा? इनकम। ये तो हमने कल डिस्कस किया था ना, सिंपल। तो हमने कहा सर अब ओपनिंग में कोई नेट ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं और स्टार्ट से ही $4 million कंट्रीब्यूशन हो गया, इसका मतलब ओपनिंग से ही इस फंड में क्या आ गए? एसेट्स आ गए। तो अब जो पूरे साल इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा? एसेट्स पर लगेगा, जो कि होगा हमारी इनकम। जबरदस्त। तो हमने कहा सर ये $4 million और जरा रेट देख लो क्या है। इंटरेस्ट रेट फॉर गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड वाज 10%। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने कहा सर इस पर लगा दें 10%। इसका मतलब क्या हुआ? $0.4 million की क्या आ जाएगी आपके पास? याद रखना, एक्सपेंस मत कर देना। अच्छा, एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स वाज 11%। तो हमने कहा सर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा हो कम हो, ये किधर जाता है सारा? रीमेजरमेंट कंपोनेंट का पार्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज सर्विस इन द ईयर वाज $4.2 million। क्या है ये? विच कैन बी अज्यूम्ड टू अक्रू एट द ईयर एंड? सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट। वेरी गुड, करंट सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट। इसी साल सर्विस देने से जो मेरी लायबिलिटी में इंक्रीज आया, करंट ईयर में सर्विस एम्प्लॉइज ने मुझे दी, उससे मेरी लायबिलिटी में जो इंक्रीज आया उसको क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट। तो मैंने कहा सर ये करंट सर्विस कॉस्ट है और ये कहाँ चला जाएगा पीएनएल में? एक्सपेंस। ठीक है। On 30th June 2004, Mickleover paid $0.3 million in settlement of a defined benefit obligation with a present value of $0.2 million. मैंने कहा सर सेटलमेंट करनी है, कितने की? पेमेंट करनी कितने की है? $0.3 million की पेमेंट करनी है। लेकिन इस $0.3 million की जो पेमेंट करनी है हमारे पास उसकी अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी खड़ी हुई है? 0.2। तो इसका मतलब कि जितनी लायबिलिटी खड़ी हुई है क्या मुझे उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ रही है? इज इट माई एक्सपेंस? यस। दिस इज द लॉस ऑन सेटलमेंट या दिस इज द एक्सपेंस ऑन सेटलमेंट। देखो सेटल तो 0.3 हो रहा होगा, 0.3 पे हो रहा होगा। 0.3 पे होने से ऑब्लिगेशन भी उतनी कम हो गई, 0.3 पे होने से एसेट्स भी उतने ही कम हो गए। लेकिन अभी मैंने इसके लिए ऑब्लिगेशन बिल्ड कितनी करके रखी है? 0.2। तो पहले मुझे ऑब्लिगेशन को 0.3 पर लाना भी तो पड़ेगा, तो वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। ठीक होगी बात? तो मैंने कहा कि सर ये 0.3 माइनस 0.2, दिस विल बी माई लॉस या एक्सपेंस ऑन सेटलमेंट। ठीक है। फिर 0.3 पे हो गए। 0.3 क्या हो गए?
हो गए तो क्या होगा उस पे होने से? कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड। बेनिफिट्स पेड आउट का तो कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है। जबरदस्त बात हो गई। They still had an average remaining employment term of 1 month. The redundancy were not foreseen at start of the year. अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आऊँगा, कर्टेलमेंट के ऊपर भी मजीद बात होगी, तो ये वाली जो चीज़ें, ये वाली जो लाइंस हैं, ये आपको मजीद समझ आ जाएंगी। अभी इसकी यहाँ पर इतनी कोई इम्प्लीकेशन खास नहीं है, हमने लॉस ऑन सेटलमेंट बुक कर लेना है, ठीक होगी बात। लेकिन अभी कर्टेलमेंट के ऊपर कुछ डिस्कशन और बाकी है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, तो दिस इज इट, हो गया है सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या ये बहुत मुश्किल चीज़ है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है सारी। LIMSEP has a defined benefit pension scheme. An actuary has measured the present value of the obligation and the fair value of the plan assets. The scheme is in deficit. Discuss whether the recognition of a net defined benefit liability in accordance with IAS 19 is consistent with the recognition criteria in the conceptual framework. अच्छा, इसको आप खुद ही रीड कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो हमने की हुई हैं। IAS 19 की जो ऑब्लिगेशन है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान की जो ऑब्लिगेशन है, ये हम रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर एज पर फ्रेमवर्क दिस इज अ लाइबिलिटी। फिर लाइबिलिटी की डेफिनेशन बताएंगे आप कि सर लाइबिलिटी बोलते किसको है, ठीक है। IAS 37 के तहत हमें पता है कि लाइबिलिटी किसको कहते हैं, वेयर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। अब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड द अमाउंट कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू, द अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपने लिख दिए, ये लाइबिलिटी होगी। अब लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, या क्या भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, ठीक होगी बात। तो आपने ये लाइबिलिटी या ये ऑब्लिगेशन आपने रिकॉर्ड करनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपने वो पे करनी है, और ये वाली ऑब्लिगेशन भी आपने पे करनी है। क्यों? क्योंकि आपने एम्प्लॉई से बेनिफिट्स प्रॉमिस कर लिए। अच्छा, अब बेनिफिट्स प्रॉमिस कर लिए तो आपको उस अमाउंट का पता नहीं है, आपको उस अमाउंट का पता नहीं है कि आपने क्या अमाउंट पे करनी है। दैट अमाउंट कैन चेंज, दैट अमाउंट कैन वेरी, it depends upon the length of service of the employee, it depends upon the life expectancy, it depends upon the last pay drawn by the employee. There are so many uncertain, unforeseen variable factors, जिसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक्चुअरी की मदद ले रहे थे। तो हम एक्चुअरी की मदद लेंगे इस लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर की गई होंगी जो हमने पढ़ ली, तो आप इसको रीड कर लेंगे, और ये सारी बातें एज पर फ्रेमवर्क ही हमने पढ़ी हैं। अच्छा भाई, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अमेंडमेंट्स, कर्टेलमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। श्योर, IAS 19 की एक और रिक्वायरमेंट है, आओ देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट एक्टिव हो जाती है व्हेन देयर इज अमेंडमेंट, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। इनमें से कोई भी चीज होगी तो, इफ देयर इज द प्लान, अमेंडमेंट, सेटलमेंट एंड कर्टेलमेंट, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या इस्तेमाल कर दिया गया वर्ड, PS, then the effect of this is calculated by comparing the net defined benefit deficit before and after the event. Even though the reporting entity remeasures the defined benefit deficit in the event of PASC, IAS 19 did not previously require the use of updated assumptions to determine current service cost and net interest for the remaining period after PASC. The board argued that ignoring updated assumptions is inappropriate because these are likely to provide the most faithful representation of the economic impact of the entity's defined benefit plan during the reporting period. अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। अब बेसिकली है ये सीन कि अगर प्लान के अंदर कोई चेंज आ गया, अमेंडमेंट आ गई, कर्टेलमेंट आ गई, सेटलमेंट आ गई,
तो आईएएस ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये चेंजेस आए 15 Feb 2023 में, ईयर आपका स्टार्ट हो गया है 1 जुलाई से, और आपने प्लान में अमेंडमेंट्स कर दी, सेटलमेंट कर दी, कर्टेलमेंट कर दी 15 Feb 2023 को, ठीक है। इसका मतलब कितने महीने बाद आपने चेंजेस कर दी? 7.5 महीने बाद, 7.5 महीने बाद आपने चेंजेस कर दी। अब आईएएस ये कहता है कि जब तुमने चेंजेस करी हैं तब जरा अपनी अजम्पशंस को रीवैल्यूएट कर लो, सारी अजम्पशन को। किस पीरियड के लिए? रिमेनिंग पीरियड के लिए। यानी 15 Feb के बाद जो पीरियड आने वाला है उस पीरियड के लिए तुम्हें अपनी अजम्पशंस को क्या करना पड़ेगा? जरा रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। पढ़ भी लो। कहां चला गया? इवन दो द रिपोर्टिंग एंटिटी, अच्छा कहां गया? ये रहा। अपनी अजम्पशंस को आपने क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा। क्यों अपडेट करना पड़ेगा? क्योंकि जब कोई प्लान अमेंडमेंट, सेटलमेंट या कर्टेलमेंट होती है तो छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। मिसाल के तौर पर कंपनी ने कर्टेलमेंट कर दी, प्लान की कर्टेलमेंट कर दी, ले ऑफ्स कर दिए, एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया, ये प्लान में अमेंडमेंट्स कर दी कि पहले तो हम आपकी लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स आपको ग्रेचुटी दे रहे थे, अब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी टफ हो गए हैं तो हम इस बेनिफिट को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 50% पे देंगे, आधे कर दिए बेनिफिट्स। तो क्या ख्याल है, इससे क्या अब एम्प्लॉई की सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। एम्प्लॉई की रिटेंशन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है हम आगे एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट्स उस तरह से ना कर पा रहे हों या ना कर सकें। हो सकता है कि इन अमेंडमेंट्स को देख के एम्प्लॉय का टर्म ऑफ सर्विस कम हो जाए और एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे, ठीक है। हो सकता है कि सर जब हमने ये कर्टेलमेंट करी तो हो सकता है कि डिस्काउंट रेट में कोई चेंज आ गया हो, हम पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हो, तो अब आफ्टर कर्टेलमेंट जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसका रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट से हम इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालेंगे। वेरिएबल चेंज हो गए ना, हालात वाकयात चेंज हो गए। इसका शॉर्ट मतलब ये है, हालात वाकयात चेंज हो गए। बात आ रही समझ में? अभी जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात वाकयात चेंज हो गए, डॉलर की मूवमेंट आ गई, अब उस डॉलर की मूवमेंट से टक 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 सबने गाड़ियों की प्राइसेस फौरन बढ़ गई, पेट्रोल के रेट फौरन बढ़ गए और बहुत सी चीजें हो गई। तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर प्लान अमेंडमेंट, सेटलमेंट, कर्टेलमेंट होती है तो अब उसके जो बाद का पीरियड है उसकी अजम्पशंस आपको अपडेट करना पड़ेंगी। सेम अजम्पशन से अब आप आगे का इंटरेस्ट कंपोनेंट, ये सारी चीजें सेम अजम्पशन से आप कैलकुलेट ना करो। आर यू गेटिंग दिस? अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। If there is a plan amendment, settlement, curtailment, then effect of this is calculated by comparing net defined benefit before and after the event. Even though the reporting entity remeasures the defined benefit deficit, गो के एंटिटीज इसको रीमेजर कर रही होती थी, लेकिन आईएएस ने कंपलसरी नहीं किया हुआ था। IAS 19 did not previously require the use of updated assumptions to determine current service cost and net interest for the remaining period. The board argued that ignoring updated assumptions is inappropriate because these are likely to provide the most faithful representation of economic impact of the entity's defined benefit pension plan during the reporting period. ठीक है? The board amended IAS 19। अच्छा, और एक बात बता दूं मैं कि ये जो अमेंडमेंट्स होती है ना, इस पर एग्जामिनर की खास नजर होती है, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं उस पर एग्जामिनर की खास नजर होती है। जो रीसेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड एग्जामिनर कैन टेस्ट दोज, ठीक है।
The board amended IAS 19 to clarify that reporting entity must determine current service cost for the remainder of the reporting period after the PASC using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit liability. तो हमने कहा सर जो remaining period की current service cost होगी ना वो भी updated assumptions से आप assess करें. Net interest for the remainder of the reporting period after PASC using the remeasured defined benefit deficit and discount rate used to remeasure the defined benefit deficit. आओ इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी देख लीजिए. रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले इसकी. Advise the directors of McWay as to why the current accounting treatment of plan A is incorrect. ठीक है, इसका मतलब कि कोई इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैकवे साहब बता रहे होंगे. आओ पढ़ते हैं. McWay, which has a year end of 31st May 20x3, has a defined benefit pension plan A for long-standing employees. The net deficit recognized as at 1st June 20x2 was 125 million. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये opening net benefit obligation हो गई? And the interest rate on good quality corporate bonds at this date was 4%. The net interest component of $5 million has been charged to profit and loss. जबरदस्त बात हो गई. Current service cost for the year was calculated using assumptions as at 1st June 20x2. चलो इसका मतलब कि सर करंट सर्विस कॉस्ट पूरे साल की किन assumptions के तहत कैलकुलेट हुई है? वो assumptions जो कब थी? 1st June 20x2 को. तो क्या ये बात ठीक है? अभी हमें नहीं पता कि सर कोई सेटलमेंट वगैरह है, अभी देखते हैं आगे. एंड एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट. तो अभी तक तो जितनी बातें नजर आ रही हैं वो बातें सारी की सारी ठीक लग रही हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं. एक दफा देख भी लें, क्या कोई अनयूजुअल चीज है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं सर. ओपनिंग नेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट कैलकुलेट हुआ है, करंट सर्विस कॉस्ट दी हुई है, करंट सर्विस कॉस्ट कंप्यूट हुई है, और ये भी बता दिया गया कि करंट सर्विस कॉस्ट भी उन्हीं अजम्पशंस की बेसिस पर है जो 1 जून को थी. और ये जो गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो रेट है 4%, ये भी स्टार्ट ऑफ द ईयर वाला है, जिसकी बेसिस के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट बेस करता है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और क्या कहा जा रहा है. 1 मार्च 2003 को कुछ चेंजेस हुई. अच्छा, साल कब से शुरू हो रहा है? 1 जून से. और चेंजेस कब हो रही हैं? 1 मार्च को सेटलमेंट ऑफर हो रहा है. इसका मतलब कितने महीनों बाद? नहीं 3 महीनों बाद नहीं बेटा. 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 जनवरी, फरवरी, 2 महीने बाद. आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स ये सेटलमेंट ऑफर हो रहा है. On 1st March 20x3, members of Plan A were offered a settlement. जबरदस्त बात हो गई. A loss on settlement of $3 million was calculated and accounted for as part of the service cost component. ठीक है, ये बात मुनासिब बात है सर, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए. लॉस ऑन सेटलमेंट को एज एक्सपेंस करना है आपने. This was determined by measuring the deficit on 1st March 20x3, both before and after the settlement using updated assumptions. ठीक है वही बात. On 1st March 20x3, interest rates on good quality bonds had fallen to 3%. हमने कहा ठीक है सर, लॉस ऑन सेटलमेंट तो आपने कैलकुलेट कर लिया अपडेटेड assumptions वगैरह के हिसाब से, लेकिन क्या ये जो इंटरेस्ट रेट ऑन गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स चेंज हुआ है, तो क्या रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस?
a remeasurement loss has been calculated and is being released to other comprehensive income over the average remaining working life of the scheme's member. The loss is presented as an item that might be reclassified to profit or loss in the future. क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है? फिर से हमने कहा कि मैकवे ने कोई रीमेजरमेंट लॉस भी कैलकुलेट किया. कैसे किया, क्या किया, हमें नहीं बताया. एक रीमेजरमेंट लॉस कैलकुलेट हुआ और उस रीमेजरमेंट लॉस को कैसे रिलीज कर रहा है ओसीआई में, जरा देखो. ओवर द एवरेज रिमेनिंग वर्किंग लाइफ ऑफ द मेंबर्स. तो क्या ऐसा कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? नहीं. नहीं सर, जो भी रीमेजरमेंट लॉस होगा सारा के सारा उसी पीरियड में. और कहाँ चला जाएगा? ओसीआई में. और क्या वो वापस पीएनएल में जाएगा? क्या वो वापस रिक्लासिफाई होगा? हमने कहा ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा और ऐसी कोई आईएएस 19 की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमने कहा ये जो मैकवे भाई साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारी बातें फजूल बातें हैं और इसका आईएएस 19 से कोई ताल्लुक नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? और करना मजीद इनको ये चाहिए कि 9 मंथ्स के लिए अलग डिस्काउंट रेट, आखिरी 3 मंथ्स के लिए अलग डिस्काउंट रेट, और आखिरी 3 मंथ्स के लिए करंट सर्विस कॉस्ट को भी अपडेटेड अजम्पशंस के तहत रीअसेस करें. क्या बात समझ आती है? इसको देख भी लेते हैं. द कैलकुलेशन ऑफ पास्ट सर्विस कॉस्ट और अ गेन लॉस ऑन सेटलमेंट और curtailment requires the calculation of defined benefit deficit using the latest assumption. These updated assumptions should be used when calculating net interest component and current service cost for the remainder of the reporting period. तो ना सिर्फ ये लेटेस्ट assumption आप लॉस ऑन सेटलमेंट वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करो, बल्कि ये लेटेस्ट assumption, अपडेटेड assumptions आपको इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए भी और करंट सर्विस कॉस्ट के लिए भी लेटेस्ट assumptions आपको इस्तेमाल करनी है. Settlement happened after 9 months. The net interest component for the first 9 months of the year should therefore be based on $125 million brought forward deficit and the interest rate of 4%. अच्छा भाई, तो क्या हो गया? $125 million into 4% into 9/12. However, the net interest component for the final 3 months should be based on recalculated deficit and the interest rate on the date was recalculated at 3%. और हमने कहा कि सर अब 31 मार्च को जो प्लान का डेफिसिट है, रिमेनिंग डेफिसिट, वो चेंज हो गया होगा ना. सेटलमेंट हो गई. अब जब सेटलमेंट हो गई तो हमने कहा सर अपडेटेड अजम्पशंस के हिसाब से 31 मार्च को जो नेट डेफिसिट की फिगर है वो जो फिगर होगी उस पर ये 3% का अमाउंट अप्लाई होगा. हमें दी भी नहीं है, हमें नहीं दी हुई. हो सकता है लेट्स अज्यूम 1 मार्च टू वो X3 को एग्जामिनर कह दे कि अब जो नेट डेफिसिट रह गया एज पर रिवाइज्ड अजम्पशन जो नेट डेफिसिट रह गया वो रह गया $122 मिलियन. तो अब रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट है वो किस पर अप्लाई होगा? $122 मिलियन पर. और क्या रेट लेंगे? 3%. Current service cost has been calculated using assumptions at the start of the year. तो क्या ये बात ठीक है? हमने कहा सर ये फर्स्ट 9 मंथ के लिए तो ठीक है, लेकिन रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए assumptions को रिवाइज करना पड़ेगा. The current service cost has been calculated using assumptions at the start of the year. However, the current service cost for the final 3 months of the year have been determined using the assumptions used when remeasuring the deficit post settlement. IAS 19 does not allow the remeasurement component to be deferred. जैसे वो कह रहा था ना कि मैं रीमेजरमेंट का कंपोनेंट ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस लेकर चले जाऊंगा. मैंने कहा ऐसा कोई टोपी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है. IAS 19 नाराज हो जाएगा. Instead, it must be recognized immediately in other comprehensive income. McWay has also classified the loss
the remeasurement component as an item that will not be reclassified to profit and loss. ठीक है, उसने मिसक्लासीफाई कर दिया है लॉस को, और ये रीमेजरमेंट कंपोनेंट P&L में रिक्लासीफाई भी नहीं होगा। क्या ये बातें आपको समझ आती हैं एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो इस ट्रीटमेंट को। अच्छा भाई, and now comes another very important concept amongst the few last important concepts of this standard. Asset ceiling. Asset ceiling किसको कहेंगे हम? अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पल्स देखी, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे, उन सब में हमने ये देखा कि ओपनिंग में भी ऑब्लिगेशन, क्लोजिंग में भी नेट ऑब्लिगेशन। क्या ऐसा हो सकता है क्लोजिंग में नेट सरप्लस आ जाए? हो सकता है। फंड के अंदर क्लोजिंग में सरप्लस आ जाए। अच्छा, फंड के अंदर क्लोजिंग में अगर ऑब्लिगेशन आती है तो हम कहते हैं सर कंपनी अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करे। ऐसा है कि नहीं है? मैं कहता ये कंपनी है और ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, और ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान किसके लिए चल रहा है? कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए चल रहा है। अब सर अगर इस डिफाइंड बेनिफिट प्लान नेट लायबिलिटी है, हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड एसेट्स उनका वो है 29 मिलियन के, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वो है $31 मिलियन की। तो हमने कहा नेट ऑब्लिगेशन कितनी आ गई? तो ये नेट ऑब्लिगेशन दरअसल है किसकी? कंपनी की। ये कंपनी की होगी ऑब्लिगेशन, और ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान का बेसिकली हो जाएगा रिसीवेबल। अभी हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग को तो देख ही नहीं रहे ना, अभी तो हम कंपनी की अकाउंटिंग को देख रहे हैं। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान बोलेगा भाई मुझे दो, मेरा शॉर्टफॉल है, तो रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है। खैर, तो हमने कहा ये जो ऑब्लिगेशन है ये किसकी बैलेंस शीट में जाएगी? कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर नेट में सरप्लस आ जाए? इसको उल्टा कर देते हैं। चलो इसको ये रहने दो। देखो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड एसेट्स हो गए 31 मिलियन के, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी हो गई? 29। नेट सरप्लस। तो क्या सर $2 मिलियन जब ऑब्लिगेशन थी तो आपने कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करवाई? क्या जब ये $2 मिलियन का सरप्लस आएगा तो क्या हम कंपनी की बैलेंस शीट में इसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज यस, लॉजिकली वी शुड। क्या करें? पूरा $2 मिलियन का एसेट रिकॉर्ड कर लें आंखें बंद करके, आओ देखें ना ताओ, रिकॉर्ड कर लें। स्टैंडर्ड कहता है नहीं रुक जाओ, तसल्ली, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। $2 मिलियन का एसेट रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिकली होना भी चाहिए, लेकिन ज़रा तसल्ली, ज़रा तहम्मुल। ये पूरा एसेट रिकॉर्ड करने से पहले कुछ चीज़ों को चेक कर लो, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो चलता है प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट हमें बार बार एक बात की याद दिलाता है कि भाई अगर आपका एक्सपेंस आपको लग रहा है कि हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, प्रोवाइडेड दैट लायबिलिटी की कंडीशंस वगैरह या प्रोविजन की कंडीशंस मीट हो रही, रिकॉर्ड इट, बी प्रूडेंट।
और इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड करने से स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको डिस्करेज करता है। मैं जब टैक्स पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, टैक्स की दुनिया में वाइस वर्सा है। टैक्स की दुनिया में वाइस वर्सा है। वहां पर टैक्स के लॉस कहते हैं भैया एक्सपेंस इतनी आसानी से रिकॉर्ड करने नहीं देंगे, क्योंकि एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा। तो वहां पर एक्सपेंस के लिए थोड़ा सा टाइट हाथ है, और यहां पर किसके लिए टाइट हाथ है? इनकम के लिए। एक्सपेंस चलो थोड़ा ज्यादा ही बुक हो जाए। और जो आप में से कितने लोगों ने फर्म में काम किया है कुछ टाइम के लिए, फर्म्स वगैरह में, तो जब भी किसी क्लाइंट का ऑडिट करते होते हैं तो क्या कोशिश होती है कि सर कोई एक्सपेंस ढूंढ के निकाल लें, किसी तरह से ना क्लाइंट का प्रॉफिट कम कर दें हम। ऐसी होती है ना कोशिश, एक मेंटालिटी बनी हुई होती है हमारी कि सर कोई एडजस्टमेंट ढूंढ के निकालेंगे, देखें क्लाइंट का प्रॉफिट आ रहा है उसको कम करके दिखाएंगे हम। क्यों? अकाउंटिंग पढ़ के ना हमारे दिमाग के अंदर ये चीज आ चुकी होती है। जितने भी अकाउंटिंग के सवाल होते हैं ना उसमें डायरेक्टर कोई ना कोई 2 नंबरी करके प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में होता है, और हम उस 2 नंबरी को आइडेंटिफाई करके हम बोलते हैं नहीं ये तो गलत ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट तो कम होना चाहिए। तो हमारी वही मेंटालिटी ऑल्ट में चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्री कंसीव्ड अजम्पशन क्या है कि जो भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, डायरेक्टर्स बना रहे हैं, दे विल ट्राई टू शो अ रोजी पिक्चर टू द शेयर होल्डर्स। अपने प्रॉफिट को बेहतर करके ही दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके ही दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके बोनसेस लिंक्ड होते हैं, ठीक है? तो वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत उसके अंदर मैनेजमेंट बाइसनेस हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया जाए, थोड़ी बहुत 2 नंबरी कर दी जाए। इसीलिए गेन्स वगैरह के ऊपर स्टैंडर्ड्स थोड़ी सी रोक लगाते हैं। तो यहां पर भी IAS 19 ने इस गेन को एज इट इज रिकॉर्ड करने से रोक दिया थोड़ा सा, और उसने बोला रुक जाओ, कुछ चीजें जरा देख लो, पढ़ो। If a defined benefit plan is in surplus, अगर तो defined benefit plan surplus में है, IAS 19 states that asset reported in the statement of financial position must be measured at lower of, हमने कहा एसेट मेजर होगा लोअर ऑफ 2। पहली अमाउंट, द अमाउंट कैलकुलेटेड एज नॉर्मल, जो हमने मूवमेंट से अमाउंट कैलकुलेट की इन द नॉर्मल मैनर, वो अमाउंट आ गई हमारे पास। दूसरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल टू द एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ रिफंड्स और रिड्यूस्ड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस। एक बात बताता चलूं कि ये वाली फिगर एग्जाम में गिवन होगी, ये आपके पास मूवमेंट से आ रही होगी। अभी मैंने बताया नहीं है कि दूसरी फिगर का मतलब क्या है, बता रहा हूं। ये गिवन होगी, ये आपके पास मूवमेंट से एक्चुअल फिगर आ रही होगी। आपने करना सिर्फ ये होगा, इन दोनों में से लोअर को कंसीडर करना है। सिंपल तरीका, बड़ा आसान है। अब मैं बताता हूं इसका मकसद क्या है। दूसरी वाला पैरा पढ़ो, दूसरा वाला बुलेट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल टू द एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ रिफंड्स और रिड्यूस्ड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने कहा सर ये जो सरप्लस आ रहा है, क्या एंटिटी इससे फायदा उठा भी सकेगी? हो सकता है कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन हो, और एंटिटी इस सरप्लस से फायदा ना उठा सके। मिसाल के तौर पर कोई लॉ ऐसा हो कि जिसके अंदर ये ऑब्लिगेशन हो कि फंड के अंदर इतना मार्जिन या इतना सरप्लस एसेट्स तो रखने ही हैं, और अगर सरप्लस एसेट्स मिसाल के तौर पर किसी कंट्री के अंदर ये लॉ आ गया कि ये जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का ये वाला जो प्लान है, ये जो प्लान है, अगर इसमें $5 मिलियन तक भी सरप्लस है तो एंटिटी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, या $5 मिलियन तक का भी सरप्लस है तो एंटिटी इससे अपने फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम नहीं कर सकती। ये तो बफर रखा हुआ हमने एज पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, ये बफर होना चाहिए। तो मुझे बताओ
कि क्या कंपनी फिर इसको एसेट रिकॉर्ड कर सकती है? हमने कहा नहीं सर, ये तो लॉ के तहत एक अनफोर्सीन बफर रखा हुआ है जिसे हम यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम इस सरप्लस को फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उसी सरप्लस को रिकॉर्ड करेंगे जिसका एंटिटी को बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट किस फॉर्म में मिलेगा? या एंटिटी वहां से अपने एसेट्स को पुल कर सके, ये बेनिफिट है। दूसरा, अगर पुल नहीं कर पा रही तो सर मेरे जो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन इस फंड में जाने हैं वो ही कम करवा दो। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है इस सरप्लस से, तो हमने कहा ठीक है, उस एक्सटेंट तक तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और एग्जाम सिचुएशन में आपको खास तौर पर अगर दी हुई है फिगर, हमने कहा तो नॉर्मल सरप्लस आ गया $10 मिलियन का, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि द नेट amount of benefits which will be available to the entity in the form of refunds or in the form of reduced contribution will be $8 million. तो अब आप एसेट कितना रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ $8 million. Simple, as easy as that. This is the simple principle. क्या ये बात समझ आ चुकी है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने आपको बताया कि एग्जाम में 2 फिगर्स आपको गिवन होंगी, यू हैव टू चूज द लोअर वन। खत्म हुई कहानी। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस भी। This ensures that the surplus recognized in the financial statements meets the definition of an asset, an economic resource controlled by an entity. वही तो एसेट रिकॉर्ड होता है। क्या ये फ्रेमवर्क में ये डेफिनेशन है हमारे पास? If the plan surplus does need to be reduced, then loss is recognized in OCI as part of the remeasurement component. हमने कहा सर जो भी बैलेंसिंग फिगर में गेन या लॉस होता है वो सारा के सारा जाता किधर ही है? OCI में जाता है। रीमेजरमेंट कंपोनेंट में सारा के सारा नेट ऑफ हो जाता है। सिंपल इज इजी एज दैट। ठीक है। और समझने के लिए हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। अच्छा, जरा जल्दी से इसको सॉल्व करना तो शुरू करो आप लोग। माशाल्लाह, अब तो जबरदस्त चीज आ गई आपको। हाउ शुड द स्कीम बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1? 31 दिसंबर 20x1 में इसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? तो जरा मुझे बताओ। ओपनिंग ऑब्लिगेशन सॉल्व भी करना शुरू करो साथ साथ रजिस्टर के अंदर। शाबाश। अच्छा, जरा मुझे बताओ, ओपनिंग ऑब्लिगेशन है या ओपनिंग सरप्लस है? क्या है? अच्छा भाई, ओपनिंग क्या है? हमने कहा सर यहां से देख कर ही हमें पता लग रहा है कि ओपनिंग क्या है? सरप्लस। और जरा बताओ कि एक्चुअल सरप्लस है कितना? मैं कहा सर एक्चुअल है 17। अच्छा, अब जरा ये वाला पैरा पढ़ो सबके सब। Interest rate on good quality corporate bonds at the start of the year was 6%. Bloom identified an asset ceiling at the beginning and end of the year of $. तो मुझे बताओ कि क्या मेरा नेट सरप्लस ओपनिंग या क्लोजिंग पर 10 मिलियन से एक्सीड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एसेट सीलिंग आइडेंटिफाइड है। कितनी है वो? $10 मिलियन। इसका मतलब कि एंटिटी को इन द फॉर्म ऑफ रिफंड्स या इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिल सकता है? सिर्फ $10 मिलियन का। तो इससे ज्यादा का तो हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जरा मुझे बताओ कि ओपनिंग सरप्लस जो तुम एक्चुअल में रिकॉर्ड करोगे एज पर लिमिट वो कितना होगा? 10 मिलियन। तो जरा मूवमेंट शुरू करो अपनी, और 10 मिलियन से मूवमेंट शुरू करो। 10 मिलियन के सरप्लस से मूवमेंट शुरू करो। सर एक्चुअल सरप्लस तो 17 मिलियन का होना चाहिए, लेकिन हम लिमिट कर देंगे। तो करो।
सबसे पहले ओपनिंग सरप्लस लिख लो 10 मिलियन। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, रुको 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 रुको, ये दोनों ऑब्लिगेशन थी। ओपनिंग कहाँ गया, ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन ये रही 95 और प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट ओपनिंग ये रहा। तो करो दोनों को। हाँ तो 15 है ना, तो ये 17 आप लोगों ने लिखवा दिया मुझे गलत, 15 ठीक है, सॉरी ये तो 15 से शुरू करो। और आपको पता है 15 से शुरू तो नहीं कर पाओगे, किससे शुरू करोगे, 10 से कर लो शुरू। 10 से शुरू करोगे और उसके बाद फिर क्या लगाओगे, नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट लगाओगे। किस रेट पे, 6% पे। इंटरेस्ट कॉस्ट है या इनकम है, इनकम। गलती से कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ओपनिंग में क्या है, पहले ओपनिंग में ऑब्लिगेशन होती थी तो इंटरेस्ट फैक्टर लगाते थे तो कॉस्ट आती थी। अभी ओपनिंग में क्या है, सरप्लस है, तो क्या आएगा, इनकम आएगी। करो इनकम। ऑब्लिगेशन को हम प्लस में लिखते थे तो एसेट्स को और इनकम को किस में लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे। भाई साइन ठीक इस्तेमाल करना, ठीक है। जो भी करो कंसिस्टेंट इस्तेमाल करना, मेरा मतलब है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं, मेक वन स्टैंडर्ड। ऑब्लिगेशन को पॉजिटिव में लिखो, एसेट्स और इनकम को नेगेटिव में लिखो। अच्छा भाई, उसके बाद क्या डालोगे, एक्सपेंस में कंपोनेंट कोई है, कितना, हमने कहा सर। अच्छा मैं इधर मार्क भी कर रहा हूँ, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन ये इनकम है और ये जो करंट सर्विस कॉस्ट है ये P&L में जाएगा एज एक्सपेंस। ये आपकी पूरी मूवमेंट बन रही है। करंट सर्विस कॉस्ट का एक्सपेंस आ गया। फिर ये कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू द स्कीम बाय बाइजेंटियम, इससे क्या होगा, करो माइनस में शो करोगे, प्लस में, माइनस में। ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस जाते हैं वो माइनस में शो होते हैं, क्योंकि एंटिटी तो वो कंट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन फंड के लिए वो क्या है, प्लस इनफ्लो है ना। उससे एंटिटी की लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंटिटी की ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एनीथिंग विच इज रिड्यूसिंग द ऑब्लिगेशन हम उसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं। इफ द ऑब्लिगेशन इज रिप्रेजेंटेड विद द प्लस साइन, so anything which will be reducing that obligation will be shown with the minus sign. Very simple, very logical.